सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड आपको पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में से आपका डेंसिटी वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ, जो कि है सॉल्यूशंस, विलियन। इस विलियन चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुण। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुसंख्यक गुण के बारे में। पिछली वीडियो में आपने सब कुछ पढ़ लिया है, उसके लिए मैंने आपको इनफ टाइम भी दे दिया देखने के लिए। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे एंड ये टॉपिक अगेन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, ये आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर कवर अप कर रहे हैं इस सीरीज में। तो आज चैप्टर 2 की टर्न है। आई होप आपको पिछली वीडियो से बेनिफिट हुआ होगा और इसी तरह से हम इस सीरीज में कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स जो और भी बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन, विलयनों के अनुसंख्यक गुण। अनुसंख्यक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण, किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित कणों पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो हमने विलय पदार्थ विलयन में मिक्स किया हुआ है, उस विलय पदार्थ के कणों पर जो गुण निर्भर करते हैं उन गुणों को हम कहते हैं अनुसंख्यक गुण। ठीक है, डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। अब ये गुण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको आप रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। सेकेंड है क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगला है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर है परासरण दाब, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। हम सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, इसका राउल्स का नियम क्या था, वगैरह वगैरह, वो सब आपको पीछे चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। अब इसमें रिलेटिव लोअरिंग का मतलब कि जो भी हमारे पास प्योर विलायक, अगर आपने विलायक में विलय को नहीं मिलाया तो वो प्योर स्टेट में है, उसका वाष्प दाब कितना है, उसको हमने P0A से रिप्रेजेंट करा, माइनस PA। PA मतलब जब आपने विलयन बना लिया उस समय उसका वाष्प दाब कितना हो गया। ठीक है, और इसके अपॉन में हम कर देंगे P0A, तो ये हो जाएगा आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब कितना था, विलयन बनाने के बाद कितना हो गया, उसका डिफरेंस इज अवनमन। और क्योंकि आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो वो रिलेटिव हो गया, दैट मींस अपेक्षिक अवनमन। अब ये जो होता है अपेक्षिक अवनमन, ये किसके बराबर होता है? विलय के मोल प्रभाज के बराबर। जो हमारा विलय है उसके मोल प्रभाज के बराबर। ठीक है, और मोल प्रभाज क्या है, इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें तो ये होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये पिछली वीडियो में भी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें डिस्कस हो ही गया था। तो मोलों की संख्या आपको विलय की पता करनी है, विलायक की पता करनी है, दोनों को योग कर देंगे तो वो बन जाएगा कुल मोलों की संख्या, और ओनली विलय के मोलों की संख्या हो जाएगी NB। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर आपके विलय के मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन पर डिपेंडेंट होता है। अब मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंडेंट है? मोलों की संख्या पर। मोलों की संख्या किस पे डिपेंडेंट है? विलय के कणों की संख्या पर। तो ऑल टुगेदर जो ये आपका वाष्प दाब का अवनमन है, ये किस पे डिपेंडेंट हो गया? आपके विलय के कणों की संख्या पर। इसीलिए इसको हमें अनुसंख्यक गुण लेके चलते हैं। अगला अनुसंख्यक गुण है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर आकर कोई भी विलायक बॉयल करेगा, उबलने लग जाएगा, मतलब उसका जो वाष्प दाब है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब भी आप विलायक में विलय को मिला देते हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुद्ध जल ले रहे हैं, शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें आप नमक या चीनी या कुछ भी विलय को जब मिक्स कर देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब कितना बढ़ गया ये किस पे डिपेंडेंट है कि उसमें कितना विलय की मात्रा उसमें घोली गई, तो ये भी एक अनुसंख्यक गुण है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली, डेल्टा टीबी। ठीक है, डेल्टा टीबी क्या होगा आपका, कितना उसमें उन्नयन आया है, कितनी वृद्धि हुई है। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं T2 माइनस T1, जहां पर T1 तो होगा प्योर विलायक का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट और T2 होगा विलयन बनने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज इक्वल्स टू, या पहले स्टेप में लिखिए प्रोपोर्शनल टू Kb इंटू मोललता। ठीक है, और इसी को अगर आप और क्लियरली लिखना चाहते हैं तो ये बन जाता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू Kb इंटू एम। ये आपका हो जाता है सेकेंड अनुसंख्यक गुण। ठीक है, अब इसमें जो Kb हमने यूज किया है, Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये ऑलरेडी पहले से ही फिक्स्ड है कि किस विलयन के लिए Kb की वैल्यू क्या होने वाली है। और मोललता आपको निकालना आता ही होगा। मोललता क्या होता है, किसी भी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, फिर अभी मैं क्लास के एंड में जब सारे टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे, मोललता को मैं एक बार इन शॉर्ट एक बार रिकैप कर दूंगी ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट अनुसंख्यक गुण पे चलते हैं, वो है हिमांक में अवनमन। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे आपने किसी भी विलायक में विलय मिलाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, ऐसे ही विलायक में जब आप विलय को मिला देते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, हिमांक जो है वो घट जाता है। नॉर्मली देखना तुम, अगर आप सिंपल पानी को फ्रिज में रखते हो तो वो जल्दी बर्फ बनेगा एज कंपेयर टू आइसक्रीम। अगर आप आइसक्रीम को उसी के साथ साथ रखोगे, जिस कटोरी में पानी रखा हुआ है वो जल्दी जम जाता है, लेकिन जिस कटोरी में आपने आइसक्रीम वाला बैटर जो मिक्सचर रखा है, चीनी में कुछ मिला के रखा है, वो थोड़ा देर में जमता है। क्यों? क्योंकि उसके हिमांक में अवनमन आ चुका है, उसका हिमांक और गिर चुका है। कितना गिरा, ये फिर से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीएफ। और जैसे यहाँ पे था वो T2 माइनस T1, वो तो अंडरस्टूड है, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। ये समानुपाती, एक मिनट, जब समानुपाती लिखते हैं तो यहाँ के भी नहीं आना चाहिए, करेक्शन कर लेना। ये होगा जब आपने समानुपाती के चिन्ह को बराबर से रिप्लेस कर दिया, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा KF इंटू एम। ये हो गया आपका हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन भी मोललता पर डिपेंडेंट है, और मोललता किस पर डिपेंडेंट है, मोलों की संख्या पर, तो ऑल टुगेदर ये भी एक अनुसंख्यक गुण हुआ। ठीक है, जैसे Kb था आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, ऐसे ही KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। नेक्स्ट परासलन दाब। परासलन दाब की भी परिभाषा आपको पता ही होगी क्या होती है। परासलन दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। परासलन दाब इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और परासलन दाब होता है पाई, दिस इज इक्वल्स टू CRT। अब यहां पर जो ये C है, इस C को हम बोलते हैं N/V, मतलब फिर से ये मोलों की संख्या पर डिपेंडेंट हो गया। R आपका गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर, N/V इसमें फिर से मोलों की संख्या आ गई, तो ये हो गया परासलन दाब, फिर से एक अनुसंख्यक गुण। तो आपने चारों ही प्रॉपर्टीज में देख लिया कि चारों प्रॉपर्टीज में, चाहे वो वाष्प दाब का अवनमन हो, आपेक्षिक अवनमन, चाहे वो हिमांक का अवनमन हो, चाहे वो क्वथनांक का उन्नयन हो, या फिर उसका परासलन दाब हो, चारों ही केसेस में कितना उस प्रॉपर्टी का वैल्यू होना है, ये किस पे डिपेंडेंट है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आपने लिया हुआ है, जो विलय पदार्थ आपने लिया हुआ है, उसके कणों की संख्या पर। इसीलिए ये चारों होते हैं अनुसंख्यक गुण। ओके, क्लियर? अब इनको भी आपको बच्चों न्यूमेरिकली इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इन पे बेस्ड भी आ सकता है, प्लस थ्योरी भी आ सकता है। तो ये वाला टॉपिक आपका थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो मैंने आपको कहा था कि एंड में डिस्कस करूंगी, वो है मोललता। मोललता, जिन लोगों को थोड़ा सा अगर पिछला नहीं ध्यान है, मोललता क्या होती है, दिए गए विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो उसकी परिभाषा में ही उसका फॉर्मूला बना हुआ है। देखो, आपके पास मोललता जो होती है, आप
विलय के मोलों की संख्या यानी कि n अपॉन विलायक का 1 किलोग्राम भार। विलायक के भार को मैं सपोज W से रिप्रेजेंट कर रही हूं। जनरली हमें भार ग्राम में दिया होता है, जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस वाली वैल्यू को हमें अपॉन 1000 करना पड़ेगा। अपॉन 1000 कैसे हुआ? जब हम ग्राम को किलोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, अब मोलों की संख्या क्या है? भार बटे अनुभार। भार को हम लिख लेते हैं स्मॉल w से और अनुभार को लिख लेते हैं हम कैपिटल M से। ठीक है, भार जो विलय का जितना पदार्थ हमने उसमें घोला है ये ग्राम में है। M जिस विलय पदार्थ को घोला है उसका अनुभार कितना होगा, और ये वाली वैल्यू का जो W है ये यही रहेगा, यानी कि विलायक का भार, और जो 1000 था वो न्यूमरेटर में चला गया। तो मोलरता जहां जहां पे आपको यूज करनी है वहां पर आपको ऑल टुगेदर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये है आपका मोलरता का फॉर्मूला। जहां पे जैसे ये मोलरता था ना तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पर मोलरता था तो ये इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए अब पूरा फॉर्मूला एक साथ पढ़ने बैठते हैं तो समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट, थोड़ा सा कुछ भी एक भी चीज मिस हुआ तो पूरा फॉर्मूला रॉन्ग हो सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट से सीखो। पहले आपने परिभाषा सीखी, परिभाषा से आपने उसका फॉर्मूला इन शॉर्ट बना लिया। अब मोलरता का फॉर्मूला, उसकी परिभाषा सीखी, उससे उसका फॉर्मूला बना लिया। तो इसको ना आप इंटरेस्ट लेके जब करोगे चीजों को तो वो ज्यादा दिन तक मेमोराइज रहती है। रट के करोगे कि ठीक है मैंने ये इंटू ये अपॉन ये, तो वो कुछ समय तक तो याद रहेगी, कुछ दिनों तक याद रहेगी, लेकिन एग्जाम तक उसको रिटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको जैसे समझाया उस तरह से याद कर लेना और प्रिपेयर कर लेना। मैंने आपको दोबारा एक बार बता रही हूँ, ये टॉपिक आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, इनकी परिभाषाएं बताने के लिए अनुसंख्यक गुण क्या है, इनका ग्राफिकल रूपांतरण क्या है, और इसमें KF और KB के मात्रक क्या होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल डिस्कस करने के लिए हम एक और प्लान कर लेंगे, एक और वीडियो का। तब तक आप इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, तो चलो, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।